कंसंट्रेट स्फीयर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक कॉपर वायर और कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो अभी हमें पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो बेसिकली क्या होगा, इसका जो इनर है, मतलब रेडियस जो दिया हुआ है वो ए है, इसका बी है, तो इसका जो इनर सरफेस होगा और इसका जो आउटर सरफेस होगा, यानी कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू सी वी, यानी कि C इक्वल टू Q बाई वी। अगर हम लोग पॉइंट्स के नाम देखें, जैसे बाहर वाले प्लेट का नाम 1 दे देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 बेसिकली सेम है, तो लेट अस से कि इसको 3 नहीं कहेंगे, जस्ट 2 कहते हैं। तो 2 और 2 दे आर सेम, तो इसके कैपेसिटेंस का हम लोग कोई बात करेंगे ही नहीं। लुक एट द सरफेस 2 एंड सरफेस 2, बेसिकली दे आर एट द सेम पोटेंशियल, सो आई एम गिविंग द नेम एज 2 and 2, इज दैट फाइन। अच्छा, जो सरफेस 1 रहेगा उसके साथ कोई दूसरा प्लेट नहीं है, मतलब उसके साथ कोई दूसरा स्फीयर नहीं है, तो इसको हम लोग सरफेस 1 को एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे और बोलेंगे कि देखिए इन दोनों की वजह से तो कोई कैपेसिटेंस होने वाला नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस होने वाला नहीं है। जो सरफेस 1 होगा उसकी वजह से एक कैपेसिटेंस आएगा, और कैसा आएगा कि जैसे हमारा आइसोलेटेड स्फीयर का होता है, जैसे कि अगर हमारे पास, ऐसा मानिए कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्फीयर रहता जिसका रेडियस b है, तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस c कितना हो जाता, ये हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द रेडियस b, दैट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल सिस्टम आल्सो, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये जो मतलब इनर स्फीयर है और आउटर स्फीयर का जो इनर साइड है, उन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इनके बीच में कैपेसिटेंस की कोई बात होगी नहीं। बच गया सरफेस 1 जो कि आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस हम लोग ट्रीट करेंगे इसको एज एन आइसोलेटेड स्फीयर, और इसका रेडियस आर ए, इसका रेडियस आर ई, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू ए, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू बी, सही है। इस स्फीयर का नाम ए, इस स्फीयर का नाम बी। तो बोल रहा है पोटेंशियल का ग्राफ बताइए। तो सबसे पहला काम जो हम लोग कहेंगे कि भाई अगर इसके ऊपर में क्यू ए चार्ज है, तो इसका जो इनर सरफेस है इसके ऊपर में माइनस क्यू ए चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सही है, इनर वाले पे। तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर में आपका माइनस क्यू ए चार्ज इंड्यूस हो गया, तो दिस चार्ज इज माइनस क्यू ए, इज दैट फाइन? हाँ जी, सही है। लेकिन जो आउटर स्फीयर है उसका टोटल चार्ज है माइनस क्यू बी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो वैलिड रखना है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनर स्फीयर का चार्ज है माइनस क्यू ए, आउटर स्फीयर पे लेट अस से एक्स चार्ज है, और दोनों को जब हम लोग ऐड कर दें तो हमें माइनस क्यू भी मिलना चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इनर स्फीयर पे चार्ज है माइनस क्यू ए, प्लस आउटर स्फीयर पे बोल रहे हैं कि एक्स चार्ज है, यानी आउटर सरफेस पे एक्स चार्ज है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू बी, इज दैट ओके? सो एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू बी माइनस माइनस क्यू ए, इज दैट ओके? माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो इट इज क्यू बी प्लस माइनस क्यू ए, क्यू बी माइनस क्यू ए। तो आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया, यानी आउटर सरफेस पे माइनस क्यू बी माइनस क्यू ए, ये चार्ज हमारे आउटर स्फीयर पे हो गया। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, समझ में आया? इनर स्फीयर पे
QA चार्ज रहेगा, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे माइनस QA चार्ज रहेगा, और आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे माइनस ऑफ QB माइनस QA चार्ज रहेगा। हमें अब पोटेंशियल पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 2 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। पहला ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आउटर स्फीयर की वजह से, यानी कि पहले तो इनर स्फीयर देखते हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आर विच इज लेसर देन आर ए। लेट अस से आर इज बिटवीन, हमारा जब डिस्टेंस आर ए से छोटा है उसके टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये इनर स्फीयर के लिए भी इनसाइड पॉइंट है और आउटर स्फीयर के लिए भी इनसाइड पॉइंट है। क्लियर है मेरी बात। इनर स्फीयर के लिए भी इनसाइड पॉइंट है, आउटर स्फीयर के लिए भी ये इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जो पोटेंशियल सरफेस का होता है, यानी कि KQ बाई रेडियस। चलिए लिखिए, तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा KQA बाई रेडियस कितना RA, प्लस ये टोटल चार्ज तो वही होगा माइनस QB, तो K माइनस QB बाई द रेडियस RB। आप चाहें तो K को कॉमन लेके QA बाई RA माइनस QB बाई RB लिख सकते हैं। तो सर ओके। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट। हाँ, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। RA इज द रेडियस, RB इज द रेडियस, इट इज क्वाइट अ कांस्टेंट थिंग। पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो बोला है कि QB बड़ा है, शायद बोला है, हाँ QB का मैग्नीट्यूड बड़ा है। और अभी यहाँ पे देखिए ये डिपेंड करता है पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये जो रेशियो है QA और RA का, QB और RB का, वो क्या है। तो खैर हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल, पॉजिटिव है या निगेटिव है, डिपेंड करता है, देख लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि QA छोटा है लेकिन RA भी छोटा है, तो मे भी ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाए, तो इस पर कमेंट नहीं करना है। अब आ जाइए इस पे, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट रीजन है, कहने का मतलब है अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा R लाइज बिटवीन RA एंड RB। तो यहाँ के बीच में अगर कोई भी पॉइंट ये है, तो इसके लिए ये पॉइंट, ये पॉइंट इनर स्फीयर के लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, और आउटर स्फीयर के लिए क्या है, इनसाइड पॉइंट है। इज दैट ओके। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग पोटेंशियल क्या लिखते हैं, KQ बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो लेट अस से KQA बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लेट अस कॉल इट R, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQA बाई R, और इसकी वजह से तो ये इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाई द रेडियस, सो प्लस K माइनस QB बाई रेडियस विच इज RB। तो ठीक है, थोड़ा सा वो कर लीजिए, K को कॉमन ले लीजिए, QA बाई R माइनस QB बाई RB। इज दैट ओके। चलिए अभी थर्ड एंड द लास्ट थिंग, हमारा जो R है वो RB से भी बड़ा है, RB इज लेसर देन R। तो दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो V इज गोइंग टू बी KQA बाई R प्लस K माइनस QB बाई R। So it is going to be K by R is common, QA minus QB. Now QA minus QB we know this thing is negative. यहाँ पे हम लोग श्योर है, QA छोटा है, QB का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो QA माइनस QB, इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि दिस थिंग इज नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब आ जाइए हमारे ऑप्शंस पे जो ग्राफ्स हैं, पहला कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तीसरा भी वेरिएबल है, देख रहे हैं ना। पहला तो और हमारा ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, पहला कांस्टेंट। अच्छा पहला ऑप्शन देखिए, इसमें बोल रहा है RA से R, मतलब पहला बोल रहा है जीरो है, जीरो से RA के बीच में पोटेंशियल जीरो है, विच इज नॉट ट्रू। जीरो से पहला जो ऑप्शन है हमारा, इसमें हमें क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि जीरो से RA के बीच में पोटेंशियल जीरो है, विच इज नॉट ट्रू। दूसरे में देखिए RA और RB के बीच में भी पोटेंशियल को कांस्टेंट बोला है, बट इट डिपेंड्स अपॉन R, तो ये भी गलत है। तीसरे में आ जाइए, तो हाँ अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल भी है और निगेटिव भी है। तीसरा वेरिएबल भी है
और निगेटिव भी है। और चौथा में फिर वही दिक्कत है कि हमारा जो 0 से RA के बीच में पोटेंशियल है उसको 0 दिया हुआ है, जो कि ट्रू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अप्रोप्रिएट ग्राफ है वो 3 होना चाहिए। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और इस सरफेस के एक एंड पे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस माउंट कर दिया गया। सो दैट इज द सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्फीयर या सिलेंडर के लिए ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पूछ रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इससे फ्लक्स कितना आएगा, यही हमारा क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे 2 बातें इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। पहला जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस kept in uniform electric field is 0। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में दोस्तों। तो मेरा क्या कहना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इट इज 0। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, चलिए सरफेस का नाम दे देते हैं। जो ये वाला फ्लैट सरफेस है सिलेंडर का, इसको 1 कहते हैं। जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसको 2 कहते हैं। और जो स्फेरिकल सरफेस है उसको 3 कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स यानी कि फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3 इज गोइंग टू बी 0। डी एग्री? चलिए अब बात करेंगे φ2 की। तो मेरा कहना यह है कि φ2 इज ऑल्सो 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक एरिया वेक्टर लें तब वो ऐसे जाएगा। जो हमारा DA एरिया वेक्टर लेंगे वो ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। cos 90 बन रहा है, cos 90 0 होता है, एंड दैट्स व्हाई फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस विच इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी 0। इज दैट ओके? अच्छा, फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, ये हम लोग आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E है। एरिया इसका, रेडियस हमें R बताया हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो πr² हो जाएगा। तो E × πr²। अच्छा, एंगल का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और हमारा एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर लेंगे। एरिया वेक्टर जो A वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो cos थीटा cos 180 डिग्री है, सही है। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ले आ जाता है। अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उसके केस में एरिया वेक्टर कंसीडर करना है तो एरिया वेक्टर इज टेकन एज आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग आउटवर्ड लिया, तो E × πr² × cos 180 डिग्री विच इज -E × πr²। अब चलिए सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि φ1 हो गया -E × πr², φ2 हो गया 0 + φ3 और ये टोटल भी है 0। तो φ3 कितना हो गया, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बस हो गया E πr²। तो लेटर से ये हमारा ऑयल ड्रॉप है और अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले एक फोर्स तो हम लोग जानते हैं mg लगेगा नीचे, इसका वेट बायएनसी लगेगा ऊपर, ρ0 Vg, सही है। ρ0 इज एयर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, V इज द वॉल्यूम सबमर्ज, G इज जी। सो ये हो गया mg, ये हो गया बायएनसी। अच्छा, नॉर्मल सा बात है कि इसका mg ज़्यादा होगा और बायएनसी कम होगा, क्योंकि एयर का जो डेंसिटी है वो कम है और ऑयल ड्रॉप का जो डेंसिटी है रो वो ज़्यादा, ये दिया हुआ है। रो इज मोर देन ρ0, ये बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो बेसिकली mg क्या है? mg है आपका डेंसिटी ऑफ द ऑयल रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑयल V इंटू G। तो ऑब्वियसली बात है, अगर रो इज मोर देन ρ0 देन फोर रो Vg विल बी मोर देन ρ0 Vg। इज दैट ओके? तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है
तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर में जो फोर्स है QE का वो ऊपर लगेगा। इज दैट फाइन? तो ये बात तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड ही है। इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके ऊपर में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पोर्शन तो ये हो गया। अब चलिए इसको बस सॉल्व करना है, Q का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, QE प्लस रो नॉट VG इज इक्वल टू रो VG। सही है? Therefore Q is equal to VG taken as common, rho minus rho naught over E, है कि नहीं? V का वैल्यू भी डाल दीजिए, रेडियस के टर्म में दिया है, बोला है कि इसका रेडियस हम आपको दे रहे हैं R, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इंटू G इंटू रो माइनस रो नॉट बाई E। लेकिन आपसे Q नहीं पूछा है, N ही पूछा है, N पूछा है। तो Q इक्वल टू NE एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई R क्यूब G रो माइनस रो नॉट ओवर 3 कैपिटल E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डेफिशिएंट वो कितना हो जाएगा, E बस नीचे आ जाएगा, 4 पाई R क्यूब G इंटू रो माइनस रो नॉट बाई 3 टाइम्स स्मॉल e कैपिटल। चेक करेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए 4 पोजीशन मैंने बनाया है। अभी अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखिए S1 पे इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, S2 पे इधर हो जाएगी, S3 पे इधर हो जाएगी, S4 पे इधर हो जाएगी। इज दैट ओके? सही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो अभी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगा। ठीक है, तो देखिएगा ये 4 स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि S4 के टाइम पे हमारा जो सोर्स है वो डिटेक्टर से दूर जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के साथ। ठीक है, और S2 पोजीशन पे हमारा जो सोर्स है वो डिटेक्टर को अप्रोच कर रहा है विद मैक्सिमम स्पीड। तो कहने का मतलब है कि S2 के टाइम पे इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा और S4 के टाइम पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम होगा। सबसे पहले ये समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमारा एंगुलर स्पीड या कुछ दिया हुआ है ऐसा, रोटेट्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v। तो यहाँ पे ये स्पीड v इधर है, यहाँ पे ये स्पीड v यहाँ पे। तो चलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। और कहाँ पे होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? एट S2 पोजीशन। एट S2 पोजीशन देयर विल बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट विल बी दैट? तो हम लोग जानते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए F0 तो F0 ही है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड को C बोला है। अभी देखिए ऑब्जर्वर जो है यानी कि जो हमारा डिटेक्टर है वो तो रेस्ट में है, तो V0 वाला कोई फैक्टर आएगा नहीं। ठीक है ना। चलिए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड अगेन C। अभी देखिए हमारा सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है डिटेक्टर को, सोर्स डिटेक्टर की तरफ जाने वाला है। इसका मतलब है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें इसे बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। अगर हमें Fmax को F0 से बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, तो C माइनस V लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स S इज V, सो F0 इंटू C बाई C माइनस V दैट इज Fmax। चलिए Fmin की बात करते हैं। Fmin कहाँ पे आएगा? Fmin आएगा एट S4। क्या हो जाएगा? F0 यहीं से आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज C बाय VO, और यहाँ पे भी 0, डिटेक्टर रेस्ट में आपका। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज C। अभी देखिए हमारा जो सोर्स है वो डिटेक्टर से दूर जा रहा है, मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। कम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए मैं यहाँ पे C प्लस V लिख रहा हूँ। अच्छा, हमें जो रेशियो पूछा गया है, क्या किसका पूछा गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अच्छा, Fmax टू Fmin निकालना है हमें।
तो चलिए कर लेते हैं एफ मैक्स बाई एफ मीन, तो ये हो गया सी एफ नॉट बाई सी माइनस वी बाई सी एफ नॉट ओवर सी प्लस वी, सी एफ नॉट गया, सी प्लस वी बाई सी माइनस वी, दैट इज माई आंसर. So what we'll have to do is dv is equal to minus e dot dr. ठीक है. हाँ जी. तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन कौन सा होगा? द लाइन isn't that? What is this angle? Let us find what is this angle. आपने पता कर लिया? बहुत बढ़िया. Let us call it A, B, and let us call it O. So इसको अगर मैं थीटा कहता हूँ तो tan theta is going to be OA by OB. Is that fine? Now what is OA? What is OA? OA is 2 by root 3 and OB is simply 2 से 2 गया 1 by root 3, 32. So theta is equal to 30 degree. So if this is 30 degree, then my argument is this is 30 and this is 60. My argument is this is perpendicular. कहने का मतलब है to move from A to B, basically we are moving in the direction perpendicular to the electric field. Yes. And if you move in the direction perpendicular to the electric field, your potential does not change because it is the equipotential surface. आप यहाँ से भी देख सकते हैं, if electric field and the displacement vector are perpendicular, then dv is going to be 0. V will be constant. है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं A से B पे आ जाता हूँ, then there will be no change in potential because we will be moving in a direction perpendicular to the electric field. That's it.